आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री राधे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने विभाजन एलोगरिथम विधि से कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपन विभाजन एलोगरिथम से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, 75 और 243 दो संख्याएं दे रखी है और इनका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ दो तरीके से ज्ञात करेंगे। अपने पास दो विधियां हैं, एक है भाग वाली विधि। भाग के कुछ बच्चे भाग के रूप में हल करते हैं, तो पहले भाग वाला फॉर्मेट समझिएगा, उसमें कैसे हल करते हैं। आपको करना क्या होता है, 243 में 75 का भाग लगाओ। 75 का भाग लगाएंगे 243 में, कितनी बार भाग जाता है। देखो 75 को 3 से गुणा करते हैं, 5 3 15, 7 3 21 और 1 22, 225। 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार भाग गया, 3 बार। 3 बार में कितना आया, 225। शेष कितना बच गया, 13 में से 5 गए तो कितने बचे, 8, और 3 में से 2 गया तो 1, 18। यानी कि इसको भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, 243 बराबर भाजक कितना आपका 75, भागफल कितना आया 3 प्लस शेषफल कितना है 18। इस रूप में लिखा जाएगा। तो एक तरीका तो आपका ये भाग वाला तरीका है। दूसरा तरीका अपने डायरेक्ट गुणा के रूप में करते हैं। जैसे कि अब यहाँ करते हैं पर हल, बड़ी संख्या को यहाँ लिखिए। बड़ी संख्या कितनी है, 243। आपने प्रथम चरण लिखा। प्रथम चरण में क्या लिखना, आपको दोनों संख्याएं दे रखी है, उनमें बड़ा अंक कौन सा है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो 243 बड़ा है किससे, 75 से, तो लिख दिया 243 ग्रेटर देन 75। बड़ी संख्या को लिखिएगा बराबर छोटी संख्या कितनी है, 75। अब 75 को ऐसी संख्या से गुणा कीजिएगा कि 243 से ज्यादा नहीं हो। तो अपन 75 को 3 से गुणा करते हैं। 75 को 3 से गुणा करने पर कितना आया, 225, और शेष कितना बच गया, 18। तो ये आपका चरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 में देखिएगा आपको चुनना क्या है, 75 और 18 में बड़ा कौन है, 75, तो लिखेंगे 75 ग्रेटर देन 18। और बड़ी संख्या को जैसे प्रथम चरण में लिखा था आपने पहले, वैसे ही लिखेंगे, बराबर छोटी संख्या लिखेंगे। 18 को ऐसी संख्या से गुणा कीजिएगा कि 75 से ज्यादा नहीं हो। तो वो संख्या कितनी होगी, 18 को 4 से गुणा करते हैं, तो 8 चौक 72। 75 में से 72 घटाओ, कितना बच गया, 3। तो जो बच गया वो क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो ये तरीका थोड़ा आसान है गुणा वाला। भाग वाले में क्या करना होता है, आपको अलग से भाग करना होता है। गुणा वाले में डायरेक्ट किसी संख्या से गुणा करके देख लो, उस संख्या इस संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर इन दोनों संख्याओं में चुनिएगा कि इनमें बड़ा कौन है, बड़ा अंक कौन सा है। तो आपने चुना कि बड़ा अंक कौन है, 18 है। तो चरण नंबर 3, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है, 18। तो 18 ग्रेटर देन कितना आ गया, 3। बड़ी संख्या को पहले लिखिए, बराबर छोटी संख्या लिखिए, और इस छोटी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि 18 से ज्यादा नहीं हो। तो वो संख्या कौन हो जाएगी, 3 को किससे गुणा करें, 6 से। 3 6 18, प्लस शेषफल क्या बचा, 3 को 6 से गुणा करने पर 18 आया, और 18 में से 18 घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। और ये प्रोसेस आपको कब तक करना है, ये चरण कब तक आगे बढ़ेंगे, ये चरण आपको तब तक आगे बढ़ाने हैं जब तक शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो देखो अपने पास शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि अपना एचसीएफ ज्ञात करने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। तो शेषफल अपने पास 0 प्राप्त हो जाता है। अपन अपने प्रोसेस को कंप्लीट माने कि अपना प्रोसेस क्या है, कंप्लीट हो चुका है। एचसीएफ ज्ञात करने की जो विधि थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इनमें से सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करके लिखना है। आप लोगों को बताया था विभाजन एलोगरिथम क्या है। विभाजन एलोगरिथम क्या थी कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होने पर उनको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता है आपका ये बी। कुछ बच्चे यहाँ तक हल कर लेते हैं और फिर यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 को एचसीएफ लिखूं या 6 को एचसीएफ के रूप में लिखूं। अपना आंसर 3 होगा या 6 होगा, तो विशेष ध्यान रखें अपना आंसर क्या होगा, बी होगा। और बी की जगह यहाँ कितना है, 3 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, अतः एचसीएफ बराबर क्या है, 3। यही आपका क्या है, आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। दो संख्याएं दे रखी है आपको 135 और 225, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, और वो भी किस विधि से? विभाजन एलोगरिथम विधि से। तो देखिएगा अभी आपको बताया कि किस विधि से करना, अपन को गुणा वाला प्रोसेस अपनाना है, भाग वाला प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो गुणा वाले प्रोसेस से इसको कंप्लीट करते हैं। लिखेंगे चरण नंबर 1। प्रथम चरण में देखिएगा आपको क्या करना होता है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को चुनना होता है कि बड़ी संख्या ये वाली है और छोटी संख्या ये वाली। तो अपने पास बड़ी संख्या कितनी है? 225 ग्रेटर देन किससे? 135 से। 225 बड़ा है किससे? 125 से। 225 को पहले लिखेंगे बराबर छोटी संख्या को लिखेंगे, और अब 135 को ऐसी संख्या से गुणा कीजिएगा कि 225 से ज्यादा नहीं हो। तो देखो 135 को 2 से गुणा करते हैं तो 270 होता है, तो 135 को 2 से गुणा करने पर 270 हो जाता है, जो 225 से ज्यादा है। तो किससे गुणा करना होगा? 1 से। 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 135, और 135 इसमें से घटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास? 5 में से 5 गया तो 0, और 12 में से 3 गए तो कितने बच गए? 9। तो अपने पास शेष कितना बच गया? 90। चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 क्या है? फिर से इन दोनों संख्याओं में से क्या चुनना आपको? बड़ी संख्या को चुनना है। तो बड़ी संख्या कितनी है? 135। किससे? 90 से। क्या करेंगे? 135 को पहले लिखेंगे बराबर छोटी संख्या लिखेंगे, और 90 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 135 से ज्यादा नहीं हो। देखो 90 को 1 से गुणा करते हैं 90 आएंगे, 90 को 2 से गुणा करने पर 9 दूनी 18 180 आएंगे। 180 135 से ज्यादा हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे? 90 को 1 से गुणा करेंगे। 90 को 1 से गुणा करने पर क्या आया? 90, और 90 घटा दो 135 में से तो कितना बच गया आपके पास? 45। अभी देखो शेषफल शून्य नहीं आया, यानी कि अगला चरण फिर से लिखना होगा। तो लिखेंगे चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 में देखिएगा इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या चुननी है। इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो अपन ने पाया कि बड़ी संख्या कौन है? 90 है। तो लिख देंगे 90 ग्रेटर देन 45। अपना प्रोसेस क्या है? बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं बराबर छोटी संख्या लिखते हैं, और इस छोटी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करो कि गुणा करने पर 90 से ज्यादा नहीं हो। तो 45 को किससे गुणा करें? 2 से। 45 कम 45, 45 गुना 90, तो 90 आ गया दोनों को गुणा करने पर, और 90 में से 90 घटाएंगे तो क्या आएगा? शेषफल 0। देखो अपना प्रोसेस कंप्लीट हो गया, क्योंकि शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया, और आप लोगों को बताया था कि शेषफल 0 आ जाए तो अपना प्रोसेस कंप्लीट है। एचसीएफ निकालने की जो विधि है वो संपन्न हो चुकी है। अब आपको क्या करना है? एचसीएफ लिखना है। अतः एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा, अभी आपको बताया किस रूप में लिखा जाता है। विभाजन एलोगरिथम को a बराबर बी क्यू प्लस आर, और अपना आंसर क्या होता है? एचसीएफ। एचसीएफ होता है b, तो यहाँ b की जगह कितना है? 45। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45। यही आपका आंसर है। तो आपने 2 क्वेश्चन हल किए, आपके बुक में और 5-7 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप कृपया उनको हल कीजिएगा। नहीं आए, कोई क्वेश्चन दिक्कत करे तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वो क्वेश्चन आपको फिर से हल करवा दिए जाएंगे। अगला पार्ट है अपना 2.2। 2.2 में आपको क्या करना है? अंक गणित की मूलभूत प्रमेय के क्वेश्चन होंगे। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय क्या है ये देखिएगा। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि देखिएगा ये 12 कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या है, तो इस 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, कितने का भाग गया? 2 का। कितनी बार? 6 बार। फिर 2 से विभाजित हो रहा है, कितना आया? 3, और 3 से विभाजित होगा कितनी बार? 1 बार। तो कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनमें देखिएगा प्रत्येक अभाज्य संख्या है,
यानी 12 कैसी संख्या थी, एक भाज्य संख्या थी। इसको आपने किस रूप में कन्वर्ट किया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो यही अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2, और 3 की पावर कितनी है, 1। अब आपकी पाठ्य पुस्तक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रथम क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके लिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अपना 20,570, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करते हैं अपन, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो इकाई का अंक कितना है, 2। तो अपन जानते हैं यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है। तो यह संख्या किससे विभाजित है, 2 से। तो 2 का भाग 2, 2 1 2, 0 में भाग नहीं जाता तो भाग टूट की 0। 2 का भाग 5 में दिया तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अंटे 16 और 2 पंजे 10। अब देखिएगा इकाई का अंक कितना आ गया, 5। इकाई का अंक 5 आ गया तो ये संख्या 2 से विभाजित तो है नहीं। तो देखते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 से भाजकता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। तो अंकों का योग करके देखो, 5 और 8 13, 14 15 और 1 16। अंकों का योग 16 आ रहा है, 16 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5। तो अपन जानते हैं 5 से भाजकता का नियम, इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए, 0 या 5। तो इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से। 5 का भाग लगाओ, 5 दूने 10, 2 में भाग नहीं जाता तो भाग टूट के 0। फिर 28 का जोड़ा बना लिया, 55 25, कितने बच के 3 5 7 35, कितना आ गया 2057। अब ये संख्या 5 से भी विभाजित नहीं है तो 5 के बाद में देखो संख्या 5 से विभाजित नहीं हो सकता है, संख्या 7 से विभाजित हो। तो 7 का भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 6 बच गए 63, 7 का भाग नहीं जा रहा। 7 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन है, 11। तो इसमें 11 का भाग दीजिएगा, 11 का भाग जाता है कि अपन देखेंगे 11 एकम 11, कितना बच गया 9, 5 उतार लिए, 11 5 55, 11 8 88, कितने बच के 7, 11 7 77। 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। या आप 11 से भाजकता का नियम भी जांच सकते हो कि ये संख्या 11 से भाज्य होगी या नहीं होगी। 11 से भाजकता का नियम क्या है, विषम स्थानों पर अंकों का योग। तो विषम स्थान 1 2 3 4 स्थानों तक संख्या लिखी हुई है, तो विषम स्थानों पर अंकों का योग करो, 7 और 0 कितना है 7, और सम स्थानों पर अंकों का योग करो, वो भी कितना आया 7, और बराबर हल करने पर क्या आया 0। विषम स्थानों पर अंकों के योग में से सम स्थानों के अंकों के योग को घटा दें तो 0 या 11 से भाज्य कोई संख्या आए, 11 से भाज्य कोई संख्या आए तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। और आपने यहाँ सरल किया तो आपके पास 0 आया, अर्थात ये संख्या 11 से विभाजित है। तो 11 का भाग लगाओ, 11 एकम 11, कितना बच गया 9, 11 8 88, कितना बच गया 7, तो आगे 7 है, 11 7 77। फिर से देखते हैं 11 से विभाजित है कि नहीं। विषम स्थानों पर अंकों का योग करो, 1 2 3, 3 स्थान है तो 1 और 3 का योग 8 हो रहा है, दूसरा स्थान भी 8 है, 8 में से 8 घटाएंगे 0, तो 11 से विभाजित है। 11 एकम 11, एक बार भाग गया, कितना बच गया 7, 11 7 77, कितना आ गया 17। और आप जानते हो 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 में किसका भाग जाता है, 17 का ही भाग जाएगा, 17 एकम 17। तो संख्या 20,570 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 11 की घात 2 गुणा 17। ये लो आपकी ये संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गई।
तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम है, में से और ले से। आपको महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती पढ़ना होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अपन जानते हैं अगर कोई दो संख्या दे रखी है, जैसे दो संख्या ए और बी दे रखी है और इनका एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याओं में और एलसीएम एचसीएफ में क्या संबंध होता है, और इस संबंध का क्वेश्चन पिछले बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो विशेष ध्यान रखें, दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। यहां से आपको क्या करता है, कई बार दो संख्या दे देता है और एचसीएफ या एलसीएम दे देता है, और उनमें से या तो एचसीएफ पूछ लेता है या एलसीएम पूछ लेता है। कई बार क्या करता है, किसी क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दे दिया और कोई एक संख्या दे दी और एक दूसरी संख्या आपको पूछ ली। तो ऐसे क्वेश्चन इस उत्तर से आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो अपन इसको हल करते हैं, एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। दो संख्या दे रखी है आपको 96 और 404, और इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखिएगा यूक्लिड से तो एचसीएफ अभी आपने निकाल लिया, अब अपन एचसीएफ निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक क्या आ रहा है 6, 2 का भाग 2, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 अंटे 16, फिर 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 8 है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 12 बार, फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार, फिर 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से 404 का अभाज्य गुणनखंड भी करना है। इकाई का अंक कितना है, यहाँ 4 है, तो अपन जानते हैं इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या किससे भाज्य होती है, 2 से। तो ये संख्या किससे भाज्य होगी, 2 से। 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, फिर नंबर किसका है भाई, 0 का। 0 में 2 का भाग जाता नहीं है तो भाग टूट की 0, फिर 4 में भाग 2, 2 दूनी 4, इकाई का अंक फिर से क्या प्राप्त हुआ, 2, तो किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, क्या आ गया आपके पास 101। 101 भी एक अभाज्य संख्या है, 101 में 101 का भाग ही जाता है। तो 101 में किसका भाग गया, 101 का, कितनी बार, 1 बार। आपने दोनों संख्याओं का क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो देखो यहाँ इसमें 2 की पावर कितनी आ रही है, 5, और 3 की पावर कितनी आई, 1, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2, और 101 की पावर कितनी है, 1। अब आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे ये 2 संख्या, 3 संख्या, 4 या 5 कितनी भी संख्या दे रखी है, आपने सबका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। फिर आपको क्या करना है, उन सभी अभाज्य गुणनखंड यानी संख्याओं के जितने भी अभाज्य गुणनखंड किया आपने, जितनी संख्याएं दे रखी थी, उन सब में से कॉमन संख्या ढूंढो और उसकी मिनिमम घात ढूंढो। तो देखो यहाँ 2 की पावर कितनी है, 5, और यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2। तो 2 की पावर तो दोनों में है, 2 दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में है, मगर मिनिमम पावर में कितना है, 2 की पावर 2 है। यहाँ 3 की पावर 1 है मगर यहाँ नहीं है, तो 3 की पावर 1 को नहीं चुनेंगे। जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, उसी संख्या को हम लेंगे। 101 यहाँ है इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, मगर इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 101 नहीं है, इसलिए 101 को भी एचसीएफ में नहीं चुना जाएगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4। तो अपना एचसीएफ कितना आ गया, 4। अब बात करते हैं अपन एलसीएम की, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती।
लघुत्तम, नाम लघु का मतलब छोटा, मगर घात कैसे लेनी है आपको, बड़ी। महत्तम या नाम बढ़ाता, महत्तम यानी बड़ा, मगर घात कैसे लिया आपने, नाम के विपरीत छोटी घात। और यहां नाम लघुत्तम है तो घात कैसी लेनी है, बड़ी। तो देखो दोनों में 2 की पावर कितनी है, यहां दोनों की 2 की पावर, यहां 2 है, यहां 2 की पावर कितनी है, 5, मगर बड़ी घात कितनी है, 2 की पावर 5। फिर यहाँ देखो 3 की पावर 1, और यहाँ 3 की पावर कुछ नहीं है, कहने का मतलब 3 की पावर कितनी है, 0। तो बड़ी घात कितनी हुई, 3 की पावर 1 यानी कि 3। फिर देखो यहाँ 101, 101 की पावर कितनी है, 1, यहाँ 1 पावर है, मगर यहाँ नहीं है, इसका मतलब 101 की पावर यहाँ क्या है, 0, यानी 101 है ही नहीं। किसी भी संख्या की पावर 0 करने का मतलब है उसका मान कितना हो जाएगा, 1। किसी भी संख्या की घात 0 होगी उसका मान कितना होता है, 1। तो 101 की पावर कितनी आ गई, 1। इन सबको क्या कर देंगे, गुणा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। यह है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3-3 संख्याएं दे रखी है और 3-3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम पूछा है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं 3-3 संख्याओं का। जैसे कि संख्या दे रखी है अपन को 24, 36 और 15, 24, 15 और 36, इनका क्या करना है आपको, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग गया कितनी बार, 12 बार, और 12 में 2 का भाग गया कितनी बार, 6 बार। फिर 6 में 2 का भाग गया 3 बार, और 3 में 3 का भाग गया 1 बार। 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 का भाग गया 5 बार, फिर 5 का भाग गया कितनी बार, 1 बार। 36 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग गया 18 बार, फिर 2 का भाग गया 9 बार, 3 का भाग गया 3 बार, फिर 3 का भाग गया कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ देखो 2 की पावर कितनी आ गई, 3, और 3 की पावर कितनी आई, 1। यहाँ देखो 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। यहाँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी कितनी है, 2। आपको क्या चुनना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी कि मैसे, और मैसे में क्या करते हैं अपन, जो तीनों में कॉमन है और मिनिमम घात में है, छोटी सी छोटी घात और तीनों में कॉमन हो। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, और यहाँ 2 है। तो देखो यहाँ 2 नहीं है तो 2 को नहीं चुनना, क्योंकि 2 तीनों संख्याओं में कॉमन नहीं है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी तीनों संख्याओं में 3 उपस्थित है। तो 3 उपस्थित है तो 3 की मिनिमम पावर लेनी है। यहाँ मिनिमम पावर कितनी है, 1, यहाँ भी मिनिमम पावर कितनी है, 1, यहाँ कितनी है, 2। तो छोटी सी छोटी घात कितनी होगी अपने पास, 3 की घात 1। तो 1 तो आ गया 3 की घात 1। यहाँ 5 है मगर इनमें नहीं है, तो कॉमन कितना आया, 3 की पावर 1 यानी कि 3। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, 3। ये आपका एचसीएफ है। आपको निकालना हो एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, लेसे कैसे ज्ञात करोगे, तो लेसे निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, तीनों संख्याओं में चुनते हैं मैक्सिमम घात। तो देखो 2 की पावर 3 यहाँ नहीं है, यानी यहाँ 2 की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि 2 है ही नहीं तो उसकी पावर क्या है, 0। तो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो बड़ी घात कितनी हुई, 2 की पावर 3। तो मैक्सिमम घात को चुने, मैक्सिमम घात कितनी है, 2 की पावर 3। फिर अंक है अपना अगला 3, 3 की पावर 1, 1 और 3 की पावर 2। तो मैक्सिमम पावर कितनी आई भाई अपने पास, यहाँ 3 की पावर 2। तो अगला अंक चुन लिया आपने 3 की पावर 2। फिर यहाँ देखो 5 की पावर, यहाँ 5 है तो इस संख्या में 5 नहीं है, मतलब 5 की पावर क्या हो चुकी है, वहां 0 हो चुकी है। तो यहाँ 0 घात, यहाँ 1 घात, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी 5 की घात कितनी है, 0। तो 5 की पावर मैक्सिमम कितनी आई, बड़ी से बड़ी घात कितनी आई, 1। तो कितना आ गया आपके पास, 5। इनको गुणा कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है, एचसीएफ का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, संख्या 408 और 1032 का एचसीएफ इस रूप का है, मतलब 1032 गुणा x माइनस 408 गुणा 5 है, तो x का मान ज्ञात करो।
तो देखो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है, ये वाला दिया हुआ है, और इसमें अज्ञात राशि कौन है, अक्ष। अब आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर ले। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, तो 408 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आया, 2 दूनी 4, 0 2 चौके 8, फिर 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 0 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 में 5 और 1 6, अंकों का योग 6 हो रहा है, तो 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 17 बार, और फिर 17 में 17 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। 1032 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से विभाजित होगी, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 छिगे 12। फिर देखो इकाई का अंक 6 आ रहा है तो 2 से विभाजित होगी, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 2 अंटे 16, फिर 2 से विभाजित होगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब देखो इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कुछ नहीं है तो 2 से विभाजित नहीं होगी। अब 3 से भाजकता का नियम जांच करते हैं, अंकों का योग करते हैं, 9 से 10 11 और 1 12, अंकों का योग 12 है और 12 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तो 3 से विभाजित करते हैं, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, आगे कितना है 43। 43 एक अभाज्य संख्या है, 43 में 43 का ही भाग जाएगा 1 बार। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ निकालते हैं, यहाँ 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 17 और यहाँ 2 की पावर 3, दूसरी संख्या में भी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 गुणा 43। तो एचसीएफ क्या चुनते हैं, जो दोनों संख्याओं में उपस्थित हो और उनकी मिनिमम घात। तो दोनों संख्याओं में देखो यहाँ 2 है तो 2 तो यहाँ भी है, यहाँ घात 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों में इक्वल घात है, बराबर घात है, तो एक तो क्या चुन लिया आपने, 2 की पावर 3, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों संख्याओं में 3 उपस्थित है और 3 की मिनिमम घात दोनों में कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है, तो कितना ले लिया, 1 3। यहाँ 17 है मगर यहाँ 17 नहीं है इसलिए 17 को नहीं चुनेंगे, यहाँ 43 है मगर यहाँ 43 नहीं है इसलिए 43 को भी नहीं चुनेंगे। अपने पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा करो तो 8 3 कितना हो गया, 24। तो अपने पास एचसीएफ कितना आ गया दोनों संख्याओं का, 24। दोनों संख्याओं का एचसीएफ अपने पास आ गया 24। देखो एक तो एचसीएफ आपने ज्ञात कर लिया इन दोनों संख्याओं का, और एक एचसीएफ क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप ये जानते हो कि 2 संख्याएं हैं, उन 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या अलग अलग हो सकता है, एक ही होगा क्योंकि संख्या तो यही 2 है। चाहे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितने भी विद्यार्थी अलग अलग बैठ के निकाले, आंसर तो सबके सेम आने हैं। तो 2 आंसर हो गए आपके पास इन दोनों संख्याओं के, एक जो क्वेश्चन में दे रखा है और एक जो आपने ज्ञात किया अभी। तो दोनों एचसीएफओ की तुलना कर देंगे, किताब में जो आंसर दे रखा है उसकी और जो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है उसकी तुलना जो अपन ने एचसीएफ निकाला उससे करते हैं। तो एचसीएफ की तुलना करने पर, एचसीएफ की तुलना करने पर, एचसीएफ की तुलना करो, 1032 अक्स माइनस 408 गुणा 5 बराबर एचसीएफ कितना आना चाहिए, 24, क्योंकि यहाँ अज्ञात राशि कितनी है, अक्स। ये एचसीएफ आपको क्वेश्चन में दे रखा है और ये एचसीएफ आपने ज्ञात किया है, दोनों एचसीएफ की तुलना कर दी। हल करते हैं आगे, तो 1032 अक्स माइनस 8 पंजे 40, 0 लिखेंगे, 5 को 0 से गुणा करेंगे, 0 और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 5 चौका 20 बराबर 24। 2040 का पक्षांतरण करते हैं, 1032 अक्स बराबर 24, 2040 इधर माइनस का है, पक्षांतरण करेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 2064, इसके बराबर 1032 अक्स बराबर, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2064 बटा ये गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, इधर भाग में 1032, 1032 का भाग लगाएंगे, 1032 कम 1032 और 1032 दुना
2064। तो x बराबर कितना आ गया 2। यही आपका क्या है आंसर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो संपन्न हो गया। 2.2 का 5वां क्वेश्चन है कि किसी संगोष्ठी में या किसी एग्जाम में हिंदी, अंग्रेजी और गणित के प्रतिभागी 60, 84 और 108 हैं। प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के बराबर विद्यार्थी बिठाने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा तीनों संख्याओं का आपको क्या करना होगा। इसी स्थिति में मैक्सिमम कमरों की संख्या चाहिए, यानी कि आपको महत्तम समापत्ति निकालना है, इसका में से ज्ञात करना है। तो तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 60 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 का भाग गया 30, फिर 2 का भाग गया 15, फिर 3 का भाग गया 5, फिर 5 का भाग गया एक बार। 84 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है 4, कितनी बार गया 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 21 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग जाएगा एक बार। 108 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग गया 2 दूनी 4, 2 सात 14, 3 का भाग गया 9 बार, 3 का भाग गया 3 बार, और फिर 3 का भाग गया एक बार। आपको क्या निकालना है HCF, कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी, मैक्सिमम विद्यार्थी कितने बैठ सकते हैं, अधिकतम विद्यार्थी कितने बैठ सकते हैं एक विषय के। तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। तो देखो HCF 2 की पावर यहाँ कितनी है 2 की पावर 2 है, और 3 गुणा 5, यहाँ 2 की पावर 2 है, 3 गुणा 7, यहाँ 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है। तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही, मिनिमम कितनी आ रही है सब में 2 की पावर 2। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, मगर मिनिमम घात कितनी है 3। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 7 यहाँ है, इन दोनों संख्याओं में नहीं है। तो यह आ गई आपकी मैक्सिमम HCF। तो 2 का पावर 2 का मतलब 4, और 4 दिए 12। एक कमरे में कितने विद्यार्थी बिठाए जाएंगे 12 विद्यार्थी बिठाए जाएंगे। एक कमरे में कितने विद्यार्थी बिठाए जाएंगे 12 विद्यार्थी। मगर उसने ये नहीं पूछा कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी बिठाए जाएंगे, उसने ये पूछा कि आवश्यक कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हिंदी के लिए कितने कमरे चाहिए, हिंदी के विद्यार्थी कितने 60, और एक कमरे में कितने बैठेंगे 12। तो 60 विद्यार्थियों के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी 12 पंजे 60, 5 कमरे। ये तो हो गई हिंदी के लिए। अब देखिएगा अंग्रेजी के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी। तो अंग्रेजी के विद्यार्थी है 84, और एक कमरे में बैठेंगे 12, तो 12 साते 84। अब देखते हैं गणित के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी। तो गणित के विद्यार्थी हैं 108, और एक कमरे में बैठेंगे कितने 12, 12 9 के 108। तो देखो 7 कमरे चाहिए अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए, और 9 कमरे चाहिए गणित के विद्यार्थियों के लिए। तो कुल कमरों की संख्या कितनी हो गई, कुल कमरे हो गए 7 और 5 12, और 9 21। कुल कमरों की संख्या कितनी हो जाएगी 21। तो आपकी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट होती है। अब कल देखते हैं संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना। धन्यवाद।